of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle-class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में आज अगर किसी बात की चर्चा है तो वो है बजट 2025 की। बजट 2025 खुशियों का पिटारा, आने वाले एक साल के लिए आय व्यय का लेखा जोखा और उसके बाद देश भर में जानकार से लेकर जिम्मेदार से लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया, मिलीजुली प्रतिक्रिया कि बजट जो है ऐसा है कि आने वाले समय में विकसित भारत, विकसित देश की परिकल्पना को धरातल पर उतारेगा। और सबसे बड़ी बात यह बजट की कि 12 लाख रुपए इनकम वाले को अब इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इसके कई मायने हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले जरा इस बजट के बाद रिएक्शन क्या रहा जिम्मेदारों का, वो पहले हम आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख हम करेंगे। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। इस बजट ने मोदी जी के एक वचन को फिर से पूरा किया है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी जी पूछते हैं, तो उनका ये कथन भी बिल्कुल सत्य होगा। इस बजट से इसमें मध्यम वर्ग को बहुत राहत दिया गया है। कभी कांग्रेस की सरकार में 2 लाख में भी इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आज 12 लाख तक के इनकम में कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा, उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। आम जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। कुछ मध्यम क्लास इनकम टैक्स पेई के लिए अवश्य ही 12 लाख रुपए तक की कर सीमा बढ़ाई गई है। सिर्फ यही एक राहत है, इसके सिवाय कोई राहत नहीं है। न किसानों को, न मजदूरों को, न गरीबों को, न छोटे व्यवसायियों को कोई इसका बजट का लाभ आम जनता तक इसका पहुंचना नहीं है। ये बजट पूरी तरह से घोर निराशाजनक बजट है। विकास कार्य के लिए सिर्फ 2 ही प्रदेश इनको समझ में आता है जिनकी बैसाखी पर यह सरकार टिकी हुई है। छत्तीसगढ़ के साथ तो घोर अन्याय हुआ है। छत्तीसगढ़ को कुछ भी नहीं मिला इस बजट में। इस बजट रिएक्शन के बाद अब जब मेहमानों का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में 4 वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। राजीव जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमरजीत चावला जी है, वरिष्ठ नेता है, पीसीसी के महामंत्री रह चुके। अमरजीत जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और न केवल राजनीतिक बल्कि व्यावसायिक दृष्टिकोण को भी बेहतर करीब से जानने समझने वाले आर कृष्णदास जी हमारे साथ है। कृष्णदास जी, आपका भी स्वागत है। और अर्थशास्त्र के ज्ञाता, बड़े ही विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, आपसे ही पहले समझना चाहेंगे कि बजट 2025 और विजन 2047 का कैसे धरातल पे उतरेगा? क्या बड़ी बात है बजट की जो आम जनता आसानी से समझ सके? देखिए, बजट का तो एक तात्कालिक प्रभाव ये होता है कि जो जिस वित्तीय वर्ष के लिए वो लागू किया जा रहा है उस समय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है।
और ये इकोनॉमिक सर्वे में कल बताया गया कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। तो अर्थव्यवस्था में जो कुछ चुनौतियां आती हैं उसमें इमीडिएट जो होता है कि उसका सोल्यूशन तो बजट में किया जाता है, और इसीलिए जो कल चीफ इकोनॉमिस्ट ने रखा अपना आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें जो खास चुनौती थी कि जो अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त हो रही है, मांग में जो थोड़ी सी कमी आ रही है, जिसके कारण घरेलू मांग में उसको बढ़ाने के लिए इस बजट में पूरा फोकस बजट पे रखा गया है। तो आप यदि देखें, यदि टैक्स रिलीफ दी गई है तो वो चाहे डायरेक्ट टैक्स पे है या इनडायरेक्ट टैक्स पे कुछ चीजों को छूट दी गई है, उसका जो असर जो होगा वो घरेलू मांग बढ़ाने के लिए है। और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में यदि देखें कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसमें हमारे यहाँ जो विकास दर जो कम रही, उसका रीजन था कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ थी जो 7% से 2.2 पे आ गई, उसको बढ़ाने की जरूरत थी। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो 4 विकास के इंजन उन्होंने बताया जो है वित्त मंत्री ने, उसमें पहले कृषि के बाद दूसरे नंबर पे एमएसएमई सेक्टर को और इन्वेस्टमेंट को उन्होंने रखा है और एक्सपोर्ट को रखा है। तो ये 4 उन्होंने ग्रोथ इंजन रखे हैं उन्होंने, और उन्होंने अपने प्रस्तावना में ही ये बात कह दी थी कि हम जो है भारत के मध्यम वर्ग की जो है इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, उनके हाथ में पैसा देने चाहते हैं, जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं कि टैक्स देने के बाद कितना पैसा आपके पास बढ़ता है जिससे कि बाजार में मांग क्रिएट हो सके। तो ये जो अपने उन्होंने प्रस्तावना में इस बात को कही और उसके बाद अपने 4 ग्रोथ इंजन बताए, इससे स्पष्ट हो रहा है कि पूरे जो बजट में और सबसे पहले अर्थव्यवस्था को संभालना, बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य को ठीक रखना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब कृष्णदास सर का एक बार रुख कर लेता हूं। आप न केवल 25-30 सालों से बतौर पत्रकार बजट को कवर करते आ रहे हैं, बल्कि कृष्णदास जी अपने अध्ययन के दौरान भी आपने बजट को बेहद ही अध्ययन किया है। जब बताइएगा कि 2047 की परिकल्पना 2025 के बजट से कैसे पूरा होगा, तब जब पूरा देश ये कह रहा है कि मोदी की गारंटी तो पूरी हो रही है। कृष्णदास जी देखिए अवधेश जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम इसे एक रोड मैप मान सकते हैं इस बजट को विकसित भारत के लिए। उसके 2 कारण हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्लॉजेस आए हैं या बजट में जो भी प्रोविजन है वो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पूरे आपको छाप दिखेगा इसमें, और उसके साथ साथ जो है स्पेंडिंग पावर जो है वो बढ़ेगी। अगर हम आप जैसे धनेन्द्र साहू जी का आपने सुना, उनने कहा कि टैक्स स्लैब जो बढ़ा है उसको छोड़ के इस बजट में और कुछ नहीं है। अवधेश जी, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो टैक्स का स्लैब बढ़ा है वही सब कुछ है। उनने जो कहा कि ये कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन इसी में सब कुछ है। देखिए, जब हम अगर उसे आम आदमी की भाषा में समझाने का प्रयास करें, टैक्स स्लैब बढ़ने से क्या होगा कि लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएंगी, क्योंकि आदमी के हाथ में पैसे आएंगे। आप देखिएगा, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए करता है कि वो टैक्स सेविंग कर सके। आप देखिएगा, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं आदमी या कहीं पर भी लगाता है, वो सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए लगाता है। तो अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उसके हाथ में पैसे रहेंगे। तो जब उसके हाथ में पैसे रहेंगे तो स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, जो कंजम्पशन बूस्ट करेगा। ये जो बजट है, कंजम्पशन बढ़ेगा। तो आप देखिएगा, ये मल्टी डायमेंशन में आपको ये मदद मिलेगा। जब आपका कंजम्पशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसका प्रभाव पड़ेगा, और जब आपका डिमांड बढ़ेगा तो आपकी जो है मूल्य जो है इन्फ्लेशन में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये जो टैक्स स्लैब है इसका एक बहुत बड़ा परिणाम हमको इस बजट में देखने को मिल रहा है। बाकी तो छोटी छोटी चीजें हैं, उसको हम तो बहुत लंबा चलेगा, 5 मिनट में तो उसका जिक्र नहीं कर सकते जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगा। मैं जब एक बार अमरजीत जी का रुख कर लेता हूं। अमरजीत जी, टैक्स स्लैब के अलावा कुछ भी नहीं है, आपके पार्टी का अधिकृत बयान। जब एक बार समझा दीजिए कि क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि टैक्स स्लैब के अलावा कुछ भी नहीं है इस बजट में। देखो, आंकड़ों की बाजीगरी और छलावा के साथ बहुत प्रस्तुतिकरण शानदार रहा। अभी 8वीं बार निर्मला जी ने बजट प्रस्तुत किया, उनके पास एक्सक्यूज के लिए कुछ नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि मैं बहुत विनम्रता से ये बताना चाहूंगा, जैसे अभी दास जी भी कह रहे थे कि ये सब कुछ स्लैब में ही है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 140 करोड़ का ये देश है, जिसमें 8 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स पटाते हैं, उसमें भी 6 करोड़ मध्यम वर्गीय हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि 132 करोड़ के लिए भी घोषणा होनी चाहिए। और ये सब बातों को छोड़िए, आप देखिए क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, चाणक्य ने कहा है कि आप क्या कह रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं,
आप क्या कर रहे हैं उसकी वैल्यू। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि स्लीपर पहनने वाला भी हवाई जहाज पर चढ़े, पर आज क्या हवाई जहाज की टिकट आम आदमी की पहुंच से ही दूर हो गई है। मैं ये बोलता हूं भैया आप मोबाइल सस्ता दे रहे हो दो, लेकिन मोबाइल का रिचार्ज में जो 28 दिन की बात करके जो इतना रिचार्ज महंगा हो रहा है 2 कंपनियों की दादागिरी से, उस पर भी बात होनी चाहिए। एमएसएमई में आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, 10 साल से बीमार बना दिए हैं आप। होना ये चाहिए था कि देखो सच्चाई ये है कि आम आदमी के दाल के पतीले में आज ना पतीला ही पतीला और पानी पानी बचा है। दाल नाम की तो चीज है ही नहीं, महंगाई बढ़ गई है। और स्थिति क्या हो रही है कि जैसे आपने मेडिकल में सीटें बढ़ाने की घोषणा कर दी, पर उसमें जो नीट में और जो पेपर लीक में जो चीजें आ रही थी उस पर कोई बात हुई क्या? मोबाइल सस्ता हो गया उस पर, लेकिन रिचार्ज पे कोई बात नहीं हुई। उसके बाद मैं ये बोलता हूं भैया कि आप जो भी चीजें उसको ऐसा करो जैसे बैंकों में आम आदमी का पाला पड़ता है, तो आप सेविंग अकाउंट में ब्याज कितना दे रहे हो, एफडी में कितना उसको लाभ मिल रहा है, एटीएम की निकासी में भी तो लूट ले रहे हो उसको, आप चेक में भी लूट ले रहे हो, तो उसको कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। सच्चाई यह है कि आज सबसे बड़ा दुख मेरे को इस बात का हो रहा है कि आज के बजट में बिहार और दिल्ली की छाप नजर आ रही थी। आप राजनीतिक लाभ के लिए घोषणा करो, अच्छी बात है, लेकिन आप ये बोलिए कि क्या खाली बिहार और दिल्ली 2 प्रदेश थोड़ी है चुनाव का लाभ लेने के लिए? छत्तीसगढ़ का नाम तक नहीं निकला निर्मला सीतारमण की मुंह से। भैया आप 10 लाख करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन कर रहे हो, पर समान दृष्टिकोण से सभी राज्यों के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के लिए आज कोई भी घोषणा हुई, तो इसलिए मेरी नजर में तो ये बहुत ही सिर्फ घोषणा और छलावा वाला बजट रहा है, इसमें कुछ नहीं है। मैं जरा एक बार राजीव जी से जवाब ले लेता हूं। राजीव जी, आप जरा राजनीतिक तौर पे बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ तो मौजूद है। अमरजीत जी के सवालों का जवाब दे दीजिएगा कि छलावा, झूठ और बेहतर प्रेजेंटेशन के अलावा बजट में कुछ नहीं है। जवाब दीजिए। देखिए, मुझे वो समय याद आता है जब कांग्रेस के वित्त मंत्री या कांग्रेस के जो समूह हुआ करते थे, वो हर बजट के बाद जनता के सामने हाथ जोड़कर कहते थे कड़वी दवा दे रहे हैं, कड़वी दवा दे रहे हैं, ये थोड़ी सी कड़वी दवा दे रहे हो, थोड़ा सहन करिए। वो कड़वी दवा देते रहे और उनकी सेहत अच्छी रही और पूरे अर्थशास्त्र को उन्होंने चौपट कर दिया। जो देश की जो अर्थव्यवस्था होती थी उस इकोनॉमी को किस प्रकार से चौपट किया। और हमारी सरकार आने के बाद, हालांकि मैं मानता हूं कि AIG जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो गई थी, अमेरिका की जो अर्थतंत्र था वो तबाह हो गया था, बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो रही थी, मार्केट तबाह हो रहा था। उसके बाद 2014 में जो हमने अर्थशास्त्र को, इस बजट को संवारा और एक आम इंसान को भी समझा कि उसकी भी अंतिम आवश्यकता क्या होती है। जो आइडियोलॉजी है बीजेपी की कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक के विकास पहुंचना चाहिए, उसको समझते हुए और जिस प्रकार बहुत सुंदरता से ब्रह्मे साहब ने और कृष्णा दास जी ने जो सरलता से समझाया कि 4 इंजन है और देश की उससे आवश्यकताएं कैसे होगी। अगर MSME होगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार के लिए नए सृजन और नए श्रमिक के लिए जो जिस प्रकार से स्किल्ड वर्कर की बात कही गई है, कृषि से जो हमारे देश की एक आधारभूत है कृषि, अब हम उस पे एक्जिम पॉलिसी की भी बात की गई, आयात और निर्यात की। तो जो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे उसका रास्ता साफ किया गया, उसकी बुनियाद को आज एक क्रांतिकारी बजट कहा जाएगा। जिस प्रकार से मनमोहन सिंह को हम याद करते थे 92 में कि नई अर्थव्यवस्था उन्होंने शुरू किया था, WTO को जो विश्व व्यापार संधि उन्होंने हस्ताक्षर किया था, उसी प्रकार से आज भी याद किया जाएगा। ये जो बजट आया था 2025 में, उसने रास्ता साफ किया, उसने एक आधारभूत स्तंभ बनाया, नींव बनाया, और वो नींव, उस नींव के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। आज ये तारीख याद रहेगी, हिंदुस्तान की तारीख और विश्व में, कि किस प्रकार से एक अविश्वसनीय 12 लाख वो जो टैक्स लोगों का बचेगा उस पैसे से वो खर्च करेंगे। जो सेकंड का है इन्वेस्टमेंट, तो लोग डाकघरों में पैसा जमा करते हैं, वो जमा की संग्रह वृत्ति बढ़ेगी। और कुल मिला के हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं। और जब रोजगार होगा, कृषि होगी, MSME जो छोटे मझोले उद्योग आगे बढ़ेंगे तो सबके हाथ में रोजगार आएगा, तो देश खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कि जब छोटे छोटे युद्ध चल रहे हैं पूरे देश में, दूसरे देशों में। राजीव जी, लौटूंगा मैं आपको। ठीक है, आपके लिए आज बड़ा दिन है, देश के लिए बड़ा दिन है, बजट का दिन है, थोड़ा सा आता हूं ना मैं आपके पास। मैं जब एक बार डॉक्टर साहब का रुख कर लेता हूँ। सर, जब 2 बातों का जब एक बार समझाइएगा दर्शकों को कि पहला है कि मांग में कमी आ गई, और दूसरा रुपए का मूल्य गिर रहा है, और तीसरा सवाल भी ले लेता हूं कि आज के बजट के बाद, बजट पेश होने के बाद बाजार में, मतलब शेयर बाजार में कुछ बूम दिखाई नहीं पड़ा, सामान्य के दिन की तरह ही रहा आज। इन तीनों चीज को जरा डिकोड कर दीजिए एक बार। देखिए, पहली तो आपने बात कही कि शायद जो मांग में कमी आई, मांग में जो कमी आई, तो वो तो इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे अध्ययन आए कि मांग में कमी का कारण ये था
कि लोगों की आय नहीं बढ़ रही थी, और खासकर जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे और जो आपके इवन सैलरी क्लास थे, इवन कॉर्पोरेट प्रॉफिट बहुत था पर उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ा। और इवन उन्होंने कहा कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनकी भी आय बहुत नॉमिनल बढ़ी, तो ये आय नहीं बढ़ रही थी। इसका जो रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे यदि देखेंगे तो उसमें हुआ ये कि बैंकों से जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें कमी आई है ना, तो ये एक स्लो डाउन तरीका दिखने लगा। और ये दिख गया है कि सेकेंड क्वार्टर में जो 5.4% की ग्रोथ थी, जो हमारी 8% होती थी, वो 5.4 पे आई। तो ये बड़ी चिंता हुई। और इसमें बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि हमारे देश के सबसे बड़ा जो औद्योगिक संगठन है, जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, तो वो इतना चिंतित था जब वित्त मंत्री से मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो इवन वाउचर दे मांग बढ़ाने के लिए ये बात करी, पर इन्होंने ये एक छूट के माध्यम से ये जो, और इसका तो ये अंदाजा था कि ये होगा क्योंकि इसको इकोनॉमी को इस बूस्टर की जरूरत थी। बिल्कुल। तो ये मांग देखिए, आप अभी ये है कि जो बात कहेगी विदेशों में तो उतना निर्यात नहीं हो पा रहा है, निर्यात उस गति से नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हर देश आज संरक्षणवादी हो गया है। हर देश अपने यहाँ जो है टैरिफ लगा रहा है, हर देश अपने जगह के उद्योगों को संरक्षण दे रहा है। पहले ये नहीं था, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो आधारभूत जिसे विनिर्माण कहते हैं, अमेरिका का विनिर्माण में ध्यान नहीं था ना, पूरे यूरोप का ध्यान था। आज उनका फिर से उसमें गया है, वो अपने देश में स्थापित करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा निर्यात उस गति से वृद्धि नहीं हो रही है। तो हम अपने जो घरेलू क्षेत्र, और वित्त मंत्री ने अभी बजट भाषण में कहा भी कि हम घरेलू क्षेत्र पे जो है आधारित विकास हम करेंगे। तो इसके लिए हमारे देश में कोई देश विकास विकसित नहीं हो सकता है जब तक वो अपने यहाँ उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को न बढ़ाए। हमारी नीति है कि हमारा जो 17% का योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है उसको 25% में करना है। ठीक है। तो इसके लिए आप देखिए पिछले 4-5 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है, टैक्स में रिफॉर्म हो रहे हैं, और दूसरे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की कोशिश किया जा रहा है, इनपुट कॉस्ट को कम करने की कोशिश किया जा रहा है। और आज एक जो है और उसमें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए एक मिशन की घोषणा की गई है, इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया है। तो सरकार देखिए, सरकार की एक सीमा है वो कितना इन्वेस्ट करे। लेकिन मार्केट, आज शेयर मार्केट ज्यादा बूम नहीं कर पाया सर, क्या वजह है? शेयर मार्केट को में बहुत सारी चीजें हैं। यदि आप कल के सर्वे भी आप पढ़ेंगे तो उसमें ये उन्होंने जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो सलाह दे रहे थे कि मार्केट अभी बड़ा वोलेटाइल है और देख के निवेश करें। तो अभी बजट को देखने के बाद जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये शेयर मार्केट कई चीजों से प्रभावित होता है, सिर्फ एक बजट से नहीं है ये, चूंकि आज इतना सब जुड़ गए हैं आपस में, इतना इंटीग्रेट है कि कोई यदि यूएसए में छींक आती है तो उसका असर भारत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मैं लौटूंगा आपके पास सर। मैं जब कृष्णा दास जी का रुख कर लेता। सर, आप बजट को बेहतर एनालिसिस करते हैं, न केवल बजट के एंगल से बल्कि पॉलिटिकल एंगल से भी। ये बात निकल के आ रही, अमरजीत जी भी कह रहे थे कि बजट पे दिल्ली और बिहार का छाप दिखाई पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जिक्र कब किया जाएगा? इसको जब एक बार समझाने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों ऐसी बातें बजट के बाद अधिकांशता की जाती है। देखिए, यूनियन बजट है तो यूनियन बजट में आप हर स्टेट को एड्रेस तो नहीं कर सकते, ये तो पॉसिबल भी नहीं रहता। आप कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, तो अगर हम उसको राजनीतिक दृष्टि से देखें तो स्वाभाविक है कि वो राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता नहीं है अवधेश जी की किसी स्पेसिफिक इसको आप पॉइंट आउट करें, क्योंकि आप देखिए अगर आप छोटे वर्गों का या छोटे तबकों का देखेंगे तो 10 लाख करोड़ करीब करीब उसमें इसका इन्वेस्टमेंट है। आपके जो मिडिल क्लास के लोग हैं या पुअर मिडिल क्लास है उनके लिए आवास योजना जो है बहुत बड़ी रकम है, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आएगा। तो मुझे लगता है कि उसको हम किसी एक प्रदेश के साथ जोड़ के देखें, ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बजट का सही एनालिसिस नहीं हो सकता, क्योंकि बजट एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसको हम किसी एक स्टेट और दो स्टेट के साथ में जोड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं अवधेश जी जिसको हम एड्रेस करेंगे। जैसे ब्रह्मे साहब ने बताया कि वो निर्यात का आयात का एक मुद्दा रहता है, तो आप देखिए इस बजट में तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि 3 बड़े सेक्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक, टॉयज और फुटवेयर। इसको प्रमोट करने के लिए व्यापक, क्योंकि मैंने बताया अजय जी बहुत सारे छोटी छोटी चीजें जिनको मैंने, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है आप देखिए ये 3 ऐसे सेक्टर हैं
जो खिलौने हैं, खिलौने का बहुत बड़ा उद्योग भारत में विकसित है। अब ये आप जो हम बोलते हैं ना, एक तीर से कई शिकार करते हैं, अगर आप उस सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आप चाइना का जो चाइना से हम जो इंपोर्ट करते हैं, हम ही नहीं, इवन अमेरिका में एक बड़ा शेयर जाता है इंपोर्ट का। अगर भारत में टॉय इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम करती है तो कहीं ना कहीं से एक बड़ा लार्जर जो पिक्चर आप देखने को मिल रहा है ना, तो इसको हम छोटे छोटे मुद्दों से नहीं जोड़ सकते, एक व्यापक स्तर पर देखना पड़ेगा। हो सकता है जब हम विकसित भारत का ये बजट रोड मैप मानते हैं तो ये हमको आगे रिजल्ट इसका दिखेगा। ठीक है अमरजीत जी, छोटी छोटी बातें हैं, किसान को लेके, अर्थव्यवस्था को लेके, रोजगार को लेके, तमाम तरह की बातों का जिक्र किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड भी ले लीजिए, उसे भी एक बार रिफॉर्म करने की कोशिश की गई। कृषि भारत की आत्मा है, उसे अगर प्रमोट करने की कोशिश की गई तो जब देश की बात हो, जब बजट की बात हो, तो थोड़ा सा एक मोनोटोनस जो राजनीतिक बयान है उसे नेताओं को बचना चाहिए। क्या आपको लगता, विद्वान नेता हैं आप अमरजीत जी? निश्चित तौर पे हर चीज को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या होता है जब आपके इरादे बुलंद नहीं है, नीयत साफ नहीं है। और पहले भी हमने देखा जब आपने नोटबंदी की थी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। मनमोहन सिंह जी ने उसी समय कह दिया था कि जो 2% जो है डाउन होगी जीडीपी, और डाउन हुई थी। तो आप गलतियां करते थे कि मैं ये कहता हूं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, जब आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा, महंगाई कम होगी, तब तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो वो कैसे बढ़ेगी, जब जिनके हाथों में हुनर है, जैसे बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, छोटे मैकेनिक हो गए, मिस्त्री हो गए, घर बनाने वाले मिस्त्री हो गए, इनके लिए जब आप बड़ी स्कीमें लाएंगे तब उनकी इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी, उनके हाथ में पैसा आएगा, वो खर्चा करेंगे तो अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत होगी। लेकिन क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, भारत के चंद बड़े उद्योगपति हैं जिनकी आमदनी 11 साल में, पिछले 11 साल में बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों पर जा रही है, और आम आदमी वही महंगाई में डूबते जा रहा है। बेरोजगारी की दर क्या है, किसी से छुपी हुई नहीं है। एआई से जो आने वाले खतरे हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही। मैं ये बोलता हूं, जैसे आज बड़ी घोषणा की ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में और स्वास्थ्य केंद्रों में हम ब्रॉडबैंड लगाएंगे, भाई उसके साथ अगर आप ये बोल देते कि वो सारे ब्रॉडबैंड बीएसएनएल के लगाएंगे और बीएसएनएल को मजबूत करेंगे तो बहुत अच्छा होता। आपने कहा कैंसर की दवाई सस्ती करेंगे, भाई कैंसर के साथ साथ जितनी दवाइयां वो सबको सस्ता करो। आप क्या किए, आयुष्मान कार्ड बना दिए, वाहवाही लूट लिए। लेकिन आज स्थिति क्या है, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो इस कमरे में जाओ, उस कमरे में जाओ, आयुष्मान का लाभ मिलता नहीं। निजी हॉस्पिटल वाले कितनी लूट मचा के रखे। तो आप जब तक साफ नीयत से, सही ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आप जो जीडीपी आप बोलते हैं कि देश प्रथम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बने, भारतीय होने के नाते हम भी दिल से चाहते तीसरे नहीं प्रथम नंबर की अर्थव्यवस्था में मजबूती बने, पर उसके लिए जीडीपी की दर आपको 8% पर नियमित रूप से रखनी पड़ेगी। उसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए, वो कहीं दिखती नहीं, इसलिए हमको कहना पड़ता है। ठीक है राजीव जी, जवाब दीजिएगा कि बात नियत की है, बात क्रियान्वयन की है, अब बात योजना की है। बताइए क्यों सवाल उठते हैं जब लगातार निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश कर रही है, मोदी 3.0 का पहला बजट आ रहा है तो भी वही बातें, और जब पहला बजट आया था 2014 में पूर्णकालीन तो भी यही बातें थी कमोबेश घूम फिर के। देखिए, कांग्रेस पार्टी को विकास नजर नहीं आता और ये लगातार औद्योगिक घरानों के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे बांटा है कि औद्योगिक घराने को तो बिल्कुल हम आगे बढ़ाएंगे। अगर आप देखेंगे कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनका जो टोटल टर्नओवर है हमारे भारत देश के टर्नओवर से भी ज्यादा है, तो हम क्यों नहीं बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। कितना भी छिद्रान्वेष करते रहे राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर कि ये औद्योगिक घराने को आगे बढ़ा रहे, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। और उसके साथ ही जो छोटे मध्यम और सूक्ष्म लघु उद्योगों को भी आगे बढ़ा, बढ़ई की बात कर रहे थे, प्लम्बर की बात कर रहे थे, हम दे रहे हैं ना तरुण किशोर योजना, छोटी छोटे जो है बिना कोलेट्रल के, बिना किसी गारंटी के हम उनको 20,000 से लेकर 25 लाख तक का लोन दे रहे हैं, 50 लाख तक का लोन दे रहे हैं। दिख रहा है, रंग आना शुरू हो चुका है। इसीलिए कांग्रेस के मित्रों को बड़ा पेट में दर्द हो रहा है, ये कैसे शुरू कर रहे हैं। अभी एआई की बात कर रहे थे हमारे मित्र, तो एआई के क्षेत्र में भी हमने अनुसंधान को आगे बढ़ा, चाहे बायोटेक्नोलॉजी के अनुसंधान की बात करें या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें या उद्योगों में नवाचार की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके लिए राशि की घोषणा की गई है कि छोटे छोटे अनुसंधान होना चाहिए। और जैसे चाइना एआई में अपनी दादागिरी दिखा रहे, वो दिन शीघ्र ही, जैसे हम देखते थे कि सॉफ्टवेयर को लेके भारत सिरमौर था, अभी उसी प्रकार से एआई में भी जिस प्रकार से अनुसंधान पर राशि देने की बात की गई है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट
डेवलपमेंट पे। देखिएगा आने वाले समय में उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे और ऐसी बहुत सारी कंपनियां होंगी भारत में जो पूरे विश्व में अपना डंका बजाएगी और उनकी फ्लैगशिप के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए कारपेंटर से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ेगा आज के बजट के बाद। ठीक है राजीव जी, मैं लौटूंगा। आप तो ठीक है राजनीतिक बातें होंगी, मैं जो ब्रह्मे सर से समझना चाहता हूं सर, बड़े आसानी से साधारण शब्दों में एक बार दर्शकों को समझाइएगा कि आज 50 लाख करोड़ का बजट क्या असर होगा इसका, कम से कम इस एक साल में देश को आगे विकसित करने का जो सपना देखा जा रहा है, जो लकीरें खींची जा रही है, उस पर कहां तक देश पहुंच पाएगा इस आज के बजट के बाद? इस बजट की जो सबसे खास जो दो बातें हैं, एक तो सबसे ज्यादा इसमें जो एलोकेशन रखा गया है इस 50 लाख के बजट, 50 लाख करोड़ के बजट में, वो 1,71,000 करोड़ का बजट कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए है। ये किसी भी क्षेत्र के लिए आवंटित सबसे बड़ा बजट है कृषि के लिए, और इसीलिए जो पहले नंबर पे कृषि क्षेत्र को कहा गया कि ये विकास का इंजन है। और भारत की अधिकांश जो जनता है वो कृषि पे निर्भर है, और एक कृषि से हमें जो जीडीपी का भी लगभग 17% हिस्सा जो है कृषि से आता है। दूसरे नंबर पे जो आम आदमी के लिए जो इसमें लाभ की बात है, तो जब ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पहले लोगों पे इन्वेस्टमेंट, 3 प्रकार के इन्वेस्टमेंट की चर्चा जो है वित्त मंत्री अपने अभिभाषण में कर रही थी। एक तो लोगों पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये चाहे स्कूल है या शिक्षा है या स्वास्थ्य है, जल जीवन मिशन है, आवास है और दूसरी तमाम स्कीमें हैं। और दूसरा वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इकोनॉमी पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट में चाहे पोत है या एयरपोर्ट है या सड़क है या दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट। तीसरी वो बात कर रहे थे कि हम इनोवेशन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनोवेशन जो बात की जा रही थी कि AI और दूसरी चीजें हैं। तो देखिए कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक आप उसमें इनोवेशन नहीं करते। बिल्कुल सही। हमने देखा तो हमारे यहाँ नहीं था, हमारे सेमीकंडक्टर के प्लांट डल रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र में भी हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारे यहाँ कोई ठीक है डॉक्टर साहब, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। चर्चा तो आधे घंटे में बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सवाल देश के बजट का है, सवाल देश के भविष्य का है और देश के विकास का है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे सर आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, अमरजीत जी आपका शुक्रिया, कृष्णदास जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।